Hello, my dear future stars. So welcome to my YouTube channel. Let's study. Today we will study law of chemical combination. Law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये किसने दिया था? लेवोसियर ने. सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दिया था? इसने दिया था लेवोसियर ने. लेवोसियर ने. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन में उतना ही मास किसका? रिएक्टेंट का होगा. जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास प्रोडक्ट का. जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास प्रोडक्ट का. बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है. क्या बोलता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. टोटल मास ऑफ reactant in a balance chemical reaction is equal to total mass of product. Total mass of product. मतलब इसमें तुमको ध्यान क्या रखनी है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए तभी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए तभी रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास भी निकल के आएगा. ये बोलता है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे एग्जांपल करवा दूं. एक नाइट्रोजन लिया, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया. अमोनिया का फॉर्मेशन तुम इनऑर्गेनिक में हेबर्स प्रोसेस में अच्छे से पढ़ोगे. अगर इसको मैं बैलेंस करूं तो नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 1 है, तो बैलेंस कर दिए नाइट्रोजन. फिर हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 6. इधर कितने हैं? 2. तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो तो 6 हाइड्रोजन के एटम हुए. अब बस रिएक्शन बैलेंस हो गई. अब देखो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है? तो बस देख लो मास होना चाहिए बराबर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का. तो इसका मास कितना होगा? 2 नाइट्रोजन है, एक का होता है 14 ग्राम, तो 28 ग्राम होगा इसका नाइट्रोजन का. 3 हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, तो 3 दूनी 6, 6 ग्राम. और 2 इंटू नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3 दूनी 6, 16, 6 हाइड्रोजन 3 है. अरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 17 इंटू 2 34 ग्राम. 17 ग्राम मतलब 34 ग्राम आया. और इधर 28 प्लस 6 कितना होगा? 34 ग्राम इज इक्वल टू 34 ग्राम. मतलब ये जितना रिएक्टेंट का इन दोनों को ऐड कर दो, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही किसका? प्रोडक्ट का भी मास है. तो मतलब यही बोलता है बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या बोलता है? कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, बशर्ते रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए. बस अब मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, अब तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई होगी बात. तो अब हम थोड़ी इसका स्टार पॉइंट भी लिखेंगे. इसका एक स्टार पॉइंट लिख लो. और AIPMT में पूछा भी गया है. AIPMT चलता था पहले, तब ये पूछा गया है. दिस लॉ इज basis of law of this law is basis of balancing this law is basis of balancing of chemical reaction. मतलब रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए. ये लॉ कब वैलिड होगा? तभी वैलिड होगा जब
रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। दिस लॉ इज बेसिस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट लिमिटेशन लिखो। अब इसकी लिमिटेशन इसकी ये है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगता है, इसीलिए लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगता। ठीक है, नॉट वैलिड इन नॉट अप्लाइड इन नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यों अगर किसी ने पूछ दिया क्यों न्यूक्लियर रिएक्शन पे ये लॉ वैलिड नहीं है, क्यों? बिकॉज इन केमिकल रिएक्शन because in nuclear reaction law of conservation of mass and energy, मास के साथ साथ एंड एनर्जी इज एप्लीकेबल। न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ साथ क्या देखना होगा, कंजर्वेशन एनर्जी भी कंजर्व होती है। ठीक है, तो इतना छाप लो। अब इसके आगे हम दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक्चुअली अभी ये एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं, ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया है। मेरा फ़ोन तुम पढ़ना नहीं चाहते, मेरा फ़ोन पढ़ाने देना नहीं चाहता, तो बेसिकली मेरा फ़ोन तुम्हारा बेस्ट दोस्त हो सकता है, क्योंकि ये पढ़ाने नहीं दे रहा हो, तुमको पढ़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। चलो पढ़ो। खैर, अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, डेफिनेट की जगह और कांस्टेंट भी लिख लो, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पता नहीं मोबाइल हरकत कर रहा है यार। लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। इसमें क्या बोला गया था? रेशियो ऑफ मास, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। द रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in a compound ratio of mass of different element in a compound is in ratio of mass of different element in a compound is always same irrespective of their source of origin। मतलब इसका क्या है? origin मतलब अगर तुमने वाटर लिया तो कहीं से भी लो, अगर इसमें क्या लिखा है? रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वाटर में क्या है? एग्जाम्पल से समझो। रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज सेम, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे तो वेट ऑफ ऑक्सीजन का 2:, क्या कितना आएगा? 16, मतलब 1:8, मतलब 1:8 ही आने वाला है। चाहे पानी तुम कहीं से भी ले लो, आसमान से ले आओ, पाताल से ले आओ, जहाँ तुम रहते हो राजस्थान से ले आओ, उरई से ले जाओ, मेरे घर से ले जाओ, मेरी फ्रिज से ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, अगर वाटर है कहीं से, उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही आएगा, चाहे जहाँ से ले आओ, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन। मतलब ये
बिल्कुल कतई नहीं। उसको मतलब तुम ला कहाँ से रहे हो? पानी है, मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 1:8 होगा ही होगा। बस ये बोलता है क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहो तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड तो वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 12:, ऑक्सीजन 16×32, 4:4, 3:8 आएगा। इसका रेशियो कितना आने वाला है? 3:8। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड में? 3:8। कहीं से भी ले आओ, ऑक्सीजन तुम अपने मुंह से निकालो, मतलब किसी गैस सिलेंडर से निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस सिलेंडर होगा किसी के पास, चाहे तुम आसमान से पकड़ के लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए बस। और इसका रेशियो पर हमेशा कितना आएगा? हमेशा 3:8 का आएगा। अभी तो खैर सही चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। चलो इतनी चीज़ें समझ में आई हो तो इसकी लिमिटेशन भी लिखते हैं। लिमिटेशन इसकी है कि ये आइसोटोप्स पर वैलिड नहीं होता है। लिमिटेशन भी लिख लो। लिमिटेशन से क्वेश्चन बन जाता है, लिमिटेशन आना चाहिए। दिस लॉ इज नॉट वैलिड, दिस लॉ इज नॉट वैलिड when isotope of an element, when isotopes of an element, isotope of different element, isotope of different element makes compound। जैसे जैसे अभी मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, ये आइसोटोप पर वैलिड क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेशियो चेंज हो जाता है। और जबकि डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या बोलता है? बोलता है कि अगर तुम पानी लोगे कहीं से भी लो, उसका रेशियो 1:8 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने ले लिया इधर वाटर H2O लिया, तो इसका रेशियो तो 1:8 आएगा। ये हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। अगर मैं हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लूं D2O, वाटर की जगह D2, हाइड्रोजन की जगह D2O, मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम, तो मतलब ट्रिटियम। तो अगर मैंने D2O ले लिया तो रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे देखो वेट ऑफ D2, वेट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 4:16, मतलब 1:4 आएगा। इधर रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो इधर आ रहा है 1:4, 1:8, इधर आ रहा है 1:4। हाइड्रोजन की जगह बस ड्यूटेरियम आ गया है, तो ये इधर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल फेल हो जाता है जैसे ही आइसोटोप कंपाउंड बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोप पर वैलिड नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे अब हम। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था सबसे पहले? डाल्टन भैया ने। किसने? डाल्टन ने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझेंगे क्या होता है। when two element makes more than one compound, the ratio of mass of one element combining with
रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट is always is a when two elements makes more than one compound, the ratio of mass of one element combining with fixed mass of another element is always is a whole number ratio, is a whole number रेशियो। अब देखो इसको समझते हैं। जैसे 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 एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाता है, ये H2O बन सकता है, इससे H2O2 भी बन सकता है। देखो हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, इधर भी 2 ग्राम, इधर H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। ये किसका है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन इधर कितना है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन इधर है 16 ग्राम, और इधर है 16 दूनी 32 ग्राम। तो मतलब इसका तो फिक्स्ड मास है, इसका हाइड्रोजन का क्या है, फिक्स मास है कि 2 ग्राम ही है। 2 ग्राम इधर भी है, 2 ग्राम H2O में है, 2 ग्राम H2O2 में। लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो देखना पड़ेगा, ये क्या है, होल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल फॉलो करेगा। तो देख लो वेट ऑफ ऑक्सीजन और वेट ऑफ O2, इसका रेशियो देखेंगे। ये किसका है, वाटर का, और ये किसका है, H2O2 का। तो इधर 16 ग्राम आ रहा है, इधर 32 ग्राम, मतलब 16 एकम 16, 16 दूनी 32। मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन किसका, वाटर का, और वेट ऑफ ऑक्सीजन किसका, H2O2 का। कितना रेशियो, 1:1/2, मतलब होल नंबर में आ रहा है 1:2। होल रेशियो में आ गया, मतलब ये लॉ वैलिड है। दूसरा एग्जाम्पल करवाऊंगा, तुम्हारे सभी प्रकार के डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो एक, इसकी डेफिनेशन थोड़ी लेंथी है लेकिन समझने में आसानी होगी। जैसे अभी मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपाउंड बना रहा हूँ। पहला कंपाउंड बनाया N2O, फिर मैंने बनाया N2O2, फिर मैंने बनाया N2O3, फिर मैंने बनाया N2O4, फिर मैंने बनाया N2O5। तो देखो इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर 28 ग्राम है, हर जगह 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, सब में N2 है, 28 ग्राम नाइट्रोजन, इधर भी 28 ग्राम नाइट्रोजन है, और इधर भी 28 ग्राम नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन इधर है 16 ग्राम, और इधर है 32 ग्राम, इधर है 48 ग्राम। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इधर 4, 16 48 N2O5 क्यों, N2O4, 16 चौक 16 32, 16 16 चौको, अरे 16 जोड़ दो इधर, 54 64, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, इधर कितना होगा 80, 16 पंचे 80। अब देखो नाइट्रोजन का तो मास कितना है 28 ग्राम, हर जगह फिक्स है। अब इसमें देखना है ऑक्सीजन का जो ये 16 ग्राम, 32 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम, 80 ग्राम निकला है वेट। क्या इसका रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में आ रहा है, तो निकालते हैं ऑक्सीजन का कितना है। तो देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन किस में, N2O में, N2O। फिर वेट ऑफ ऑक्सीजन किस में, N2O2 में। फिर वेट ऑफ ऑक्सीजन N2O3 में। फिर वेट ऑफ ऑक्सीजन N2O4 में। फिर वेट ऑफ ऑक्सीजन N2O5 में। तो देखो 16 ग्राम, ये 32 ग्राम, फिर है 48 ग्राम, फिर है 64 ग्राम, फिर है 80 ग्राम। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, 1:2, 3:4। 16 से सबको डिवाइड कर दो, 16 पंचे, मतलब ये रेशियो कैसा आ रहा है 1:2, 3:4, 5। ये क्या है, होल नंबर है,
होल नंबर है तो मतलब ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इंक भी खत्म हो गया है, मैं इंक डाल ले रहा हूँ। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा, अब चमक गया होगा अच्छे से एकदम। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चमक गया तो आगे बढ़ो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, लास्ट लॉ क्या क्या बोल रहा है, लास्ट क्या है, फोर्थ गै-लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। चौथा गै-लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, गै-लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या किसने दिया था, सबसे पहले तो यही बताओ, ये तो मुझे भी नहीं पता यार। लॉ गे अरे भाई इधर ही लिखा है, गै-लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसने खुद दिया था, गै-लुसेक नाम है ये, गै-लुसेक, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, इन गैसियस रिएक्शन, इन गैसियस रिएक्शन मतलब गैसियस रिएक्शन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज होल नंबर रेशियो, किस इज ऑलवेज होल नंबर होगा, इज ऑलवेज होल नंबर रेशियो, होल नंबर इज ऑलवेज होल नंबर हो, ठीक है। इन गैसियस रिएक्शन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट का देखना है, रिएक्टेंट का इज ऑलवेज होल नंबर रेशियो। एग्जाम्पल से समझो, अभी समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, अमोनिया का फॉर्मेशन, तो इसका देखो क्या बोल रहा है, गैसियस रिएक्शन, रेशियो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का याद रखना है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ, ये कितना है 1 लीटर, ये कितना है 3 लीटर, कितना है 2 लीटर। स्टोसिमेट्री देखो, स्टोसिमेट्री इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1 लीटर अपॉन 3 लीटर, मतलब इसका रेशियो 1:3 में आएगा। कितना आएगा 1:3 में। जैसे एक और एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, तो इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर 2 कर दो, 2 ऑक्सीजन है, तो अब बैलेंस हो गया क्या, अरे देख के बताओ भाई मेरे, क्या बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए तो 2 4, 2 ऑक्सीजन बिल्कुल बैलेंस है, 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन से मिलकर 2 लीटर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब वॉल्यूम, अब रिएक्टेंट को देखना है हमको, रिएक्टेंट को देखना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आया 2:1, मतलब 2:1, कितना रेशियो है 2:1 का है ना। हाइड्रोजन कितना है 2 लीटर, ऑक्सीजन कितना है 1 लीटर। तो ये बोलता है गै-लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। आई थिंक चीज़ें चमक गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ताकि वो तो तुमको पता है, बिना क्वेश्चन के कोई भी टॉपिक पढ़ा दो तब तक समझ में नहीं आता, तब तक क्या क्वेश्चन ना हो जाए। तो चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले यार, चलो इथाइलिन पॉलीमराइजेस इनटू पॉलीथीन according to reaction, according
to reaction. N CH2 double bond CH2 gives CH2 CH2 N. N कितना है? मोर देन 1000 if 100 ग्राम ethylene is reacted in the reaction the mass of polythene formed in the reaction is question A 100 n kg, B option 100 upon n kg, C option n upon 100 kg, D ऑप्शन 100 kg। तो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, तुमको आंसर दिख जाएगा। क्या बोल रहा है? इथाइलिन पॉलीमराइज इनटू पॉलीथीन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है, 100 ग्राम इथाइलिन इज रिएक्टेड इन ए रिएक्शन, द मास ऑफ पॉलीथीन फॉर्म। अरे लॉ ऑफ पहले ही लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका? प्रोडक्ट का होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ इधर क्या लगा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस 100 ग्राम कितना इथाइलिन कितना था? 100 ग्राम इथाइलिन था, तो पॉलीथीन कितनी बनेगी? 100 ग्राम। बस खत्म, इतना छोटा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ो। विच रिलेशन इज ट्रू फॉर which relation is true for given balance reaction? A plus B C plus D, एक्स ग्राम, फिर है वाई ग्राम, फिर है पी ग्राम, फिर है क्यू ग्राम। ए ऑप्शन क्या है? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। बी ऑप्शन एक्स प्लस पी इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू। सी ऑप्शन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। डी ऑप्शन एक्स माइनस पी इज इक्वल टू क्यू माइनस वाई। चलो अब इसमें बताओ। अरे बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा है, विच रिलेशन इज ट्रू फॉर बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन में चिल्ला चिल्ला के मैंने क्या बोला था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बस लगा दो, x प्लस एक्स ग्राम, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, बाई ग्राम इज इक्वल टू पी ग्राम प्लस क्यू ग्राम। अब इसको बस इसने रीअरेंज करके लिखा है, x को p को इधर ले आओ, x ग्राम माइनस पी ग्राम इज इक्वल टू क्यू ग्राम, और इसको y को इस साइड ले जाओ, माइनस वाई ग्राम। तो ये है अल्टरनेट फॉर्म। मतलब बस उसने थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया है इधर उधर, ताकि तुम थोड़ी कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन हमने तो पहले ही लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और हमने खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन पर ही वैलिड होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन पर। चलो अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सैंपल of calcium carbonate collected from
Bengal. Bengal has 40% calcium by mass. Percentage of calcium in another sample of calcium carbonate collected from Rajasthan. Rajasthan is A option 10%, B option 30%, C option 20%, D option 40%. अब बताओ इसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल को याद करो. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इधर कांस्टेंट भी लिख सकते हो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन. पी क्या बोलता है, अगर पानी कहीं से भी ले आओ तो उसका रेशियो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला. अगर परसेंटेज निकालो तो भी सेम रहने वाली है. तो इसमें बोला है एक सैंपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो कहाँ से, बंगाल से लिया है. उसमें 40% कैल्शियम था बाई मास. तो अब उसने पूछा है अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल राजस्थान से ले रहे हैं तो पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में व्हाट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितनी होगी. भाई ये चाहे जहाँ से लो सेम ही रहती है. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल बोलता है कांस्टेंट रेशियो या कांस्टेंट परसेंटेज रहती है. तो इधर कितना 40% कैल्शियम था बंगाल, तो चाहे तुम राजस्थान से ले आओ चाहे जहाँ से ले आओ 40% ही रहेगा कैल्शियम का वेट बाय मास. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में. आई थिंक ये क्वेश्चन भी तुमको चमक गया होगा. इसमें कुछ भी नहीं है, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो अभी पढ़ी है थ्योरी, और उसके डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन करते जा रहे हैं. अब देखो इधर थोड़ी तुमको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में. विच पेयर ऑफ कंपाउंड will follow law of multiple proportion. Law of multiple proportion. पहला NH3NO2, B ऑप्शन CH2 C2H6, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड CH4, डी ऑप्शन NOH2O. तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, बताओ बताओ. इसमें दो एलिमेंट होना ही चाहिए, दो एलिमेंट होना ही चाहिए. दो एलिमेंट, एक का मास सेम रहता है, दूसरे का मास क्या रेशियो होल नंबर में आता है. दूसरे का मास, दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो जो आता है होल नंबर में आता है. तो मिनिमम दो एलिमेंट होना चाहिए, दो एलिमेंट. तो इधर तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा. इधर कार्बन है और हाइड्रोजन है, मतलब यही होगा. इधर कितना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन एलिमेंट. इधर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन एलिमेंट. मतलब दो एलिमेंट होना चाहिए. कितने एलिमेंट होना चाहिए, लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट होना चाहिए, दो एलिमेंट. एक का मास फिक्स रहता है, तुमने अभी देखा था मल्टीपल प्रोपोर्शन, और दूसरे का मास कितना आता था, होल नंबर का रेशियो आता था. जैसे अरे गलती हो गई क्या, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, नहीं हुई बिल्कुल. दो एलिमेंट देखो बस. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन. चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा. ये थोड़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था, तुम इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. कॉपर
form two oxide, copper oxide, Cu copper oxide. This statement demonstrate पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डी गै-लुसेक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, गै-लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? इधर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड बेसिकली कॉपर एक है, कॉपर ऑक्साइड एक है, CuO2। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लग रहा है, देख लो अच्छे से। अरे कॉपर कॉपर ये तो सेम है, इधर रेशियो इसका ऑक्सीजन और O2 का 1:2 आ जाएगा, और इसका मास, कॉपर का मास तो सेम रहने वाला है, ठीक है, दोनों कंपाउंड में। और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा? 1:2 आएगा, होल नंबर में आ रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और तुम्हारा सब कुछ एकदम मूल कंसेप्ट में बहुत मज़ा आया होगा, आई थिंक मज़े ही मज़े। चलो, ऑन विच रिलेशन क्वेश्चन, ऑन विच रिएक्शन गै-लुसेक, एक ही बचा था, उस पर भी क्वेश्चन दे दिए। गै-लुसेक लॉ ऑफ नॉट एप्लीकेबल, पहला ये ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी ऑप्शन, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू NO गैस। सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस प्लस I2 गैस टू HI गैस। डी ऑप्शन, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस। गैसियस, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है गैसियस लॉ नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ये गैसियस गै-लुस मैं बोल रहा हूँ गैसियस, गै-लुसेक लॉ क्या बोलता है कि रिएक्टेंट वो क्या होना चाहिए? इधर ये सॉलिड है, इधर क्या होना चाहिए? वॉल्यूम, लीटर में लेते हैं, सॉलिड है इधर, तो गै-लुसेक लॉ इधर वैलिड नहीं होगा। इधर सब गैसियस रिएक्शन है, इधर सब गैसियस रिएक्शन है, और इधर ये सॉलिड आ गया, तो सॉलिड रिएक्शन में ये वैलिड नहीं होता है। बेसिकली बना ही गै-लुसेक लॉ किसके लिए है? गैसियस रिएक्शन के लिए। पहले ही स्टेटमेंट लिखवाया था, उसी से क्वेश्चन हो गया है। चलो, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, प्रणाम, मज़े से एंजॉय करो और खूब पढ़ाई करो, बाय।